हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। डीएलएड कर रहे सभी विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं का इंतज़ार है और उनकी जो परीक्षाएं हैं वो दिन पर दिन टलती हुई नज़र आ रही हैं। अभी तक उनके जो हैं परीक्षा के फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं विद्यालयों में, कॉलेजेस में। तो जब परीक्षा के फॉर्म आ जाएंगे उसके लगभग 20 दिन बाद ही आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी। जो उनका शेड्यूल होता है वो लगभग 20 दिन तो उसमें प्रोसीजर करने में लग जाता है। तो संभवतः आपकी परीक्षाएं सितंबर लास्ट में अब हो सकती हैं, क्योंकि आज की तारीख तक जो है फॉर्म नहीं आए हैं कॉलेजेस में। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मिल गया तो आपको 30 दिन के आसपास मिलेगा। और 30 दिन में आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करना है। हर एक सब्जेक्ट में प्रत्येक विषय को साथ में लेकर चलना है, किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विषय लगभग बराबर के अंक आपको देते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये एजुकेशन का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जिस सीरीज चल रही है उसमें 100 प्रश्नों को आज करा करके फिर इसको एक साथ में पूरा एक वीडियो दे दें, जिसमें जिस तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों का एक वीडियो आपको पास है, उसी तरह से एक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी एक वीडियो आपके पास हो जाएगा, जिससे कि आप कभी भी लास्ट एग्ज़ाम टाइम में भी सिर्फ एक वीडियो सिर्फ सुनते ही रहेंगे ना, तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं प्रयास करूँगी कि मैं ऑन स्क्रीन आकर के उनको समझाऊँ, ताकि आप उससे जो है किस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है, किस तरह से उनमें मॉनिटरिंग उनकी करनी है, किस तरह से उनको पॉइंट आउट करना है। तो जिस तरह से आपको नंबर ज़्यादा अच्छे मिले, क्योंकि कॉपी जो होती है वो अगर आपने अच्छा लिखा नहीं होगा तो टीचर आपको नंबर नहीं देता है, मार्क्स नहीं देता है। वो उसका एक एवरेज माइंडसेट हो जाता है। अगर वो प्रश्न जो है 2 नंबर का है, तो अगर आपकी कॉपी ठीक, आपने भले बहुत अच्छा लिखा हो लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं है, तो उसमें वो लगभग एवरेज 1 नंबर दे देता है। और किस तरह से लिखना है ये मैं आपको सारी चीज़ें लघु उत्तरीय प्रश्नों में बताऊंगी, क्योंकि आप 2 में से 2 नंबर 2 आउट ऑफ 2 प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे उसमें 2 नंबर आपको मिले, जिससे कि आपका जो है परसेंटेज जो ग्राफ है वो ऊपर जाए। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं आज 100 प्रश्नों को मैं पूरा करूँगी, और इसके बाद में फिर दूसरा विषय जो समावेशी शिक्षा का है उसको भी इसी तरह से कराएंगे। और इसी तरह से साइंस विषय, प्रत्येक विषय की एक एक क्लासेस और एक एक बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो, एक एक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो, इस तरह से आपको लास्ट टाइम में एक रिवीजन के तौर पे इन वीडियो से ही आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? 61 प्रश्न नंबर, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। पहली बात आप समझ लीजिए, शैक्षिक आपको पता है एजुकेशन, और प्रशासन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे आप कहते हो प्रशासन। जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? जैसे आपको कॉलेज में एग्ज़ाम कराना है, ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए कितने रूम होने चाहिए, कौन सी डेट पे एग्ज़ाम होगा, कौन से क्लासेस में आपको बिठाया जाएगा, किस तरह से रोल नंबर वाइज बिठाया जाएगा, ये सारा काम किसका होता है? प्रशासन, जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो एजुकेशनल जो प्रशासनिक लोग होते हैं अलग, जैसे क्लर्क होता है और कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, कई सारे जो अलग अलग लोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या करते हैं? वो आपके जो एजुकेशनल प्रशासन है उसको देखते हैं, किस तरह से कौन सा काम होना है। एक जैसे अलग अलग सेल्स होती हैं, जैसे आपके एडमिशन के दौरान एक अलग सेल बना दी जाती है, या अलग लोगों को बिठा दिया जाता है कि ये एडमिशन में ये इस प्रोसेस से पहले फॉर्म भरना है, फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई होगा। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें मूल्यांकन का क्या होता है? इसमें जो मूल्यांकन से प्राप्त डेटा,
ठीक के आधार पर शैक्षिक नीतियाँ यानी कि जो पॉलिसी होती हैं और जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनको प्रभावी रूप से बनाएं और संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या होगा, यह शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रदर्शन, विद्यार्थियों की प्रगति की जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जब आते हो काउंसलिंग के दौरान, जब सभी लोग आए आप लोग, तो क्या करा गया, उनको जो एजुकेशनल आपके दस्तावेज़ होते हैं यानी कि हाई स्कूल, इंटर मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, उनको क्या करते हैं, उनको देखा जाता है वो सही हैं या नहीं है, इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाता है प्रोसीजर को। शिक्षा प्रणाली में मौजूद कमजोरियों और चुनौतियों को पहचान कर आवश्यक सुधार किए जाते हैं। आपको कौन सी परेशानी आ रही है, कौन सी किस तरह की चुनौती आ रही हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को दूर किया जाता है। वो सारा कौन डिपार्टमेंट देखता है, वो जो एजुकेशनल प्रशासनिक लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग का आकलन कर प्रशासन उनकी प्रभावशीलता बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, शिक्षकों के शिक्षण कौशल और शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन कर उन्हें बेहतर बनाने के उपाय किए जा सकते हैं। तो ये तो थे आपके शैक्षिक प्रशासन के पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मापन प्रतीक से क्या संबंध है। मापन प्रतीक क्या होता है, पहले मेजरमेंट तो आपने बहुत बार मैंने पढ़ा चुके हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न सभी में पढ़ा चुके हैं। मापन क्या होता है, मेजरमेंट। प्रतीक क्या होता है, प्रतीक का मतलब होता है कोई सिंबल या संकेत। जैसे आप क्या करते हो, इमोजी स्माइली बना के भेज देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, किसी सामने वाले को एक संकेत देख रहे हो, हाँ, कि आपकी बात से मैं खुश हूँ, या आप आंसू बहाने वाले बना देते हो, तो किसी आपकी बात से मैं दुखी हूँ, या गुस्सा एंग्री वाला बना देते हो कि आपके बात से मैं गुस्सा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये क्या कहलाते हैं, संकेत या सिंबल, या हम इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रतीक। इनका हम मापन में क्या प्रतीक करेंगे, जो मेज़रमेंट होते हैं उनके कौन कौन से सिंबल होते हैं। ठीक, पहले आप बताइए, जैसे कि एजुकेशनल या शैक्षिक प्रक्रिया में जो परिणाम होता है, जो रिज़ल्ट होता है, किसी विशेषता के माप को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह प्रतीक विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मापक मानकों के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आप अभी देखा होगा, ग्रेडिंग सिस्टम अब बहुत ज़ोरों से चल रहा है, तो ग्रेडिंग सिस्टम नई एक पॉलिसी आ गई है। पहले जो होते थे मार्क्स मिलते थे और उनमें परसेंटेज निकाला जाता था, अब क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो जैसे 91 से लेकर के और 100 तक का है तो उसका भी A+C ग्रेड होता है। इस तरह से जो अलग अलग ग्रेड हैं वो होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, जो ग्रेडिंग या रैंकिंग के जो सिंबल होते हैं, A, B, C, D या A+B+C+, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं, मापन के। मापा क्या जा रहा है, आपकी मार्किंग, आपके नंबरों को मापने के प्रतीक कौन है, जो ग्रेडिंग सिस्टम हो रही है, A, B, C, D, ये इस तरह से। सूचकांक कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं, एक जो पैरामीटर होता है सूचकांक, वो क्या कहलाता है, शिक्षा प्रणाली या पाठ्यक्रम में छात्रों के कौशल स्तर, स्किल का जो लेवल होता है, उसकी दक्षता, यानी कि आप कितने परिपक्व हैं, कितने आप जो अपने सब्जेक्ट्स में कितनी आपके अंदर क्वालिटी है, तो वो क्या, दक्षता को मापने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दो हो गए आपके, कौन, मापन के सिंबल आपसे पूछा जाए, मापन के सिंबल से क्या तात्पर्य है, तो बस आप याद रखिएगा, मापन के सिंबल को सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रेड, एजुकेशन की बात हो रही है, शैक्षिक की बात हो रही है, पढ़ाई से संबंधित बात हो रही है, तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, ग्रेड या रैंक जिसे कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये आ रहा है आपका सूचकांक। ठीक है, इसमें सूचकांक क्या होता है, सूचकांक जैसे आपने देखा होगा, कई सारे अलग अलग सूचकांक होते हैं। इंडेक्स जिसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं इसको, इंडेक्स।
इंडेक्स में क्या होता है, जैसे आप अपनी कॉपी पे जब छोटे होंगे या अभी भी आप फाइलें बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, पहला चैप्टर पेज नंबर 1 से लेकर के 10 तक है, या पेज नंबर 1 से लेकर के 15 तक है, तो आगे इंडेक्स में यही लिखते हैं ना। इसी तरह से इंडेक्स बनाते हैं ना कि आपने कोई टॉपिक लिखा, उसको यहाँ से पेज नंबर इतने से इतने तक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, सूचकांक कहलाती हैं। और जो ग्रेडिंग और मापन, ठीक, तो मापन के जो प्रतीक हो गए वो आपके कौन हो गए, ग्रेड, रैंक या फिर सूचकांक। और अंक तो आपको पता ही है, जो परीक्षा में आपके अंक प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं मापन के प्रतीक के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 63, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मैंने बताया आपको, व्यापक सतत मूल्यांकन का मतलब होता है कंटिन्यू या ड्यूरिंग टू टीचिंग। सतत मूल्यांकन, कंटिन्यू कर चलने वाला मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में जो साल के अंत में किया जाता है उसमें आपके सभी पक्षों को देखा जाता है, वो आपके क्रियात्मक पक्ष हों, भावात्मक पक्ष हों या फिर संज्ञानात्मक पक्ष हों, इन तीनों पक्षों का आकलन करने के बाद में व्यापक मूल्यांकन, या हम जिसे सब्मिटिव असेसमेंट भी कहते हैं, जो साल के या सत्र के अंत में होता है, वो क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन। आपने देखा होगा जब आपका रिजल्ट आता था, अभी नहीं, जो क्लास 6, 7, 8 वाले जो रिज़ल्ट आते, या अभी आप टीचिंग के दौरान आपने रिज़ल्ट जो बनाए होंगे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने भी एक सैंपल के तौर पे रिज़ल्ट बनाए होंगे बच्चों के, तो उसमें क्या लिखते हैं, उसका आचरण कैसा है, उत्तम है, ठीक है, और उसके परसेंटेज कितनी है, कितने दिन आया स्कूल, कितने दिन नहीं आया, ठीक। तो इस तरह का जो डाटा निकल कर आता है तो वो उसके सभी पक्षों का होता है। संज्ञान उसके मस्तिष्क से रिलेटेड होते हैं, जो उसके मार्किंग, जो उसने अपनी कॉपी या प्रदर्शन किया होता है उसके जो नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें तीनों ही पक्ष देखे जाते हैं, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। तो व्यापक मूल्यांकन, व्यापक कोई चीज़ बड़ी, याद रखिएगा, व्यापक का मतलब कोई चीज़ बड़ी जो साल के अंत में, यानी कि पूरे साल का सब्स्टिट्यूट निकाल करके जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मूल्यांकन क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जबकि सतत मूल्यांकन क्या होता है, जो ड्यूरिंग टू क्लास होता है, आपको डेली टू डेली टीचर क्या करता है, अपडेट करता है, बताता है ऐसा नहीं, ऐसा, इससे ऐसे बेहतर कर सकते हैं, वो क्या होता है, आपका सतत मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64, क्या कह रहा है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध क्या होता है, क्रिया का नाम मैंने बताया आपको, कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। जैसे ही क्रिया आए, क्रिया हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य क्या होता है, शैक्षिक समस्या यानी कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा उससे जो निष्कर्ष के आधार पर जो कार्य पद्धति है उसमें अपेक्षित सुधार लाना, ये क्या कहलाता है, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। मेन पॉइंट आपको बहुत याद रखना है, कोई भी क्रियात्मक शोध से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न आए, ये लाइन आपको मेंशन करनी ही करनी है। क्रियात्मक शोध का एक कोटेशन डाल के आप लिख दीजिएगा, समस्या हमारी और हल भी हमारा। यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। जो समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध कहलाता है। वैज्ञानिक पद्धति से मतलब होता है जो आप बच्चे की सारी समस्याओं को समझते हैं। जैसे आपने अभी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, शिक्षा के सूत्र कौन कौन से होते हैं, शिक्षण टीचर टेक्निक कौन सी होती है और टीचिंग मेथड कौन से होते हैं। तो जो मेथड होते हैं, जो तकनीक होती है, जो उसके मेथड होते हैं, उनके द्वारा हम बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका निराकरण करते हैं, उनका समाधान करते हैं। वो इस तरह की विधियां क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं वैज्ञानिक विधियां। जैसे करके सीखना आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। जो इस तरह की विधियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्रियात्मक शोध। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है
जिससे क्या होता है, जो टीचर और प्रिंसिपल्स होते हैं, इससे टीचर और प्रिंसिपल अपने शिक्षण की समस्या, बच्चों के सीखने की समस्या, विद्यालयों की समस्या के वैज्ञानिक अध्ययन से उसमें सुधार एवं परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? जो प्रिंसिपल, टीचर्स या बच्चों की जो सीखने में समस्याएं आ रही हैं, उनको समस्याओं को सुन करके उनमें सुधार या परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। तो क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? समस्या पर आधारित होती है। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? समस्या पर आधारित होती है। क्रियात्मक शोध से मतलब है समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। ठीक है, इससे इसके द्वारा समस्या को त्वरित यानी कि तुरंत समाधान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह अल्प अवधि की प्रक्रिया है, यानी कि शॉर्ट टाइम प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है? सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन से होंगे? प्रत्यक्षीकरण, जो आप देखते हैं, जो आप प्रत्यक्ष का मतलब इन फ्रंट जो चीज़ें होती हैं, जो सामने चीज़ें होती हैं। ठीक है, समायोजन का मतलब होता है ऐड ऑन करना। कोई भी जैसे कोई भी जो टीचिंग व्यवस्था थी, शिक्षण व्यवस्था थी, उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसमें आपने क्या करा, अपनी तरफ से नई टेक्निक या नया मेथड लेकर आया और उसमें क्या करा, उसी प्रोसीजर में आपने ऐड कर दिया। ठीक है, उसी प्रोसीजर में आपने जोड़ दिया, तो वो क्या कहलाता है? समायोजन। ठीक है, निर्देशित अनुक्रिया क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना। किसी को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी उसको निर्देशित नहीं कर सकते हो, लेकिन टीचर जो है उसको आप क्या कर सकते हो, या जो उसके पेरेंट्स हैं उसको आप निर्देश दे सकते हो, उसको बता सकते हो। ठीक है, यंत्रीकरण यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गया, TLM हो गया, चॉक टेस्टर हो गया, या जो आजकल PPT बना करके पढ़ा रहे हैं ना, तो इस जो प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं, तो जो यंत्रीकरण यानी कि जो हमारे टूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो एजुकेशनल में हमारे काम आते हैं। तो जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ठीक, तो ये 5 सेगमेंट हो गए आपके सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो ये 5 हो गए: प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित अनुक्रिया, यंत्रीकरण और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? लिखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? क्यों समाज में मूल्यांकन ज़रूरी हो रहा है, एजुकेशनल में हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो मूल्यांकन जो है, एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और सुधारने में मदद करता है। सामाजिक मूल्यांकन समाज के लोगों के विचार, जैसे कि जेंडर वैसे बहुत चलता था, ये महिला है, ये पुरुष है, तो इन सारी चीज़ों को लोगों ने समझा और उनका जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो उनमें भेदभाव था, उसको क्या कर रहे हैं? उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही हर जगह, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में काम मिल रहा है। तो इस तरह की जो सोच होती है, या फिर शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, जो कैटेगरीज़ होती हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है। तो जातियों के आधार पर भी समाज में हमारे कई तरीके के भेदभाव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनका मूल्यांकन करने के बाद में फिर उनमें जो सुधार आता है, वो क्या कहलाता है? सामाजिक दृष्टिकोण से जो मूल्यांकन है, वो इसीलिए समाज का मूल्यांकन ज़रूरी है कि जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जो भेदभाव हो रहे हैं, चाहे वो महिला पुरुष को लेकर हो रहे हों, चाहे वो जातिवाद को लेकर हो रहे हों, चाहे वो एरियावाद को लेकर हो रहे हों, किसी भी तरीके के हो रहे हों, तो उनको हम पहचानते हैं। उसके बाद में उसको बेहतर करने के लिए नए नए कानून लाते हैं या समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे आप? समाज में असमानताओं को पहचानना। कौन सी असमानताएं चल रही हैं? जैसा मैंने बताया अभी, नीतियां और योजनाओं को प्रभावित
प्रभाविता का मूल्यांकन करना। जो पॉलिसी हैं और योजनाएं हैं उनको इफ़ेक्टिव उनका मूल्यांकन करना कि जो पॉलिसी तो गवर्नमेंट बना देती है लेकिन वो काफ़ी 2, 4, 5 साल, 6 साल बाद, 10 साल बाद उनमें चेंजमेंट होने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि तब तक एक दशक के बाद जो है पूरा दायरा बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है, तो उनमें भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपका है समानता और न्याय सुनिश्चित करना। किस तरह से हम सभी को एक समान समझें और किस तरह से सभी को न्याय बराबर मिलना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको देख करके समाज का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। समाज में सुधार लाना, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये सारे थे आपके सामाजिक मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियाँ। ये थोड़ा सा जल्दी समझ लीजिए, आप कई बार समझ चुके हो, तो मैंने सीरीज का नाम भी रख रखा है उपचारात्मक सीरीज़। उपचार मतलब मैंने आपको क्या कर लिया, आपको डायग्नोस कर लिया, आपको समस्या कहाँ पे आ रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं। तो बस उपचार करना मतलब हमें दवा देने जैसा है। तो छात्रों की हमने कमियों को पता लगाया और कमियों को पता लगाने के बाद समय समय पर उसको शुद्ध या सही करने का प्रयास किया। ठीक है, प्रत्येक छात्र के अधिगम यानी कि लर्निंग में यानी कि सीखने में जो संबंधी दोष होते हैं उन पर व्यक्तिगत रूप से हम क्या करते हैं, पर्सनली भी हम ध्यान देते हैं। तो इसी तरह से कोई भी 2 विधियाँ आप लिख सकते हो। फिर आ जाता है क्रियात्मक शोध। जैसे ही क्रिया आए आपको क्या करना है, एक्टिव हो जाना है। ठीक, तो अब आ जाता है, पहले आप बता दीजिए समस्या हमारी, समाधान हमारा क्या होगा, क्रियात्मक शोध। कहीं पर भी आए आपको ये ज़रूर लिखना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है, क्योंकि यह शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने में सहायक होती है। क्रियात्मक शोध एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। क्रियात्मक शोध जो है वो एक निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें शिक्षक, छात्र और अन्य शिक्षा से जुड़े लोग, जैसे कि अभी पीछे आपने प्रश्न में देखा था, प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो या वहाँ का अन्य स्टाफ हो, वो सभी, या फिर छात्र या पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो सभी समस्याओं को, उन सभी को जो समस्याएं आ रही हैं उसको समझ करके उसकी समस्या को हल निकालना, वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध का सबसे बड़ा समाधान है। ठीक है, तो समाधान की ये रणनीतियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका क्रियात्मक शोध से ही है। ये देखिए क्रियात्मक प्रश्न ही आ गया। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है, तो मूल मंत्र है क्रियात्मक शोध का, समस्या हमारी और हल भी हमारा। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 70, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। मूल्यांकन किन किन अंगों पर किया जाता है। उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, सीखने से उत्पन्न जो अनुभव होता है और आपका जो बिहेवियर चेंज होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं। आप किसी भी काम को करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। उसके बाद में जो उससे आपने सीखा वो क्या कहलाता है, आपका अनुभव। ठीक, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फिर उसके बाद में जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है वो क्या कहलाता है। ये सारी प्रोसेस जो क्या कहलाती हैं, ये मूल्यांकन प्रक्रिया के पार्ट हैं, यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो आपका क्या हो गया, घूमना क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया, क्या हो गया। या कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सपोज़ आप एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, इस समय बहुत सी वैकेंसी आ रही है और आपको पता है कि यूपीटीईटी की वैकेंसी जो एग्ज़ाम है उसका वो जनवरी में लगा हुआ है, लास्ट जनवरी में 26 से 28 डेट है शायद। तो आपका उद्देश्य क्या हो गया, यूपीटीईटी की परीक्षा को देना। ठीक है, फिर आपने क्या करा, जब आप यूपीटीईटी की परीक्षा दे करके वापस आएंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आपसे वहाँ से अनुभव मिलेगा। कोई प्रश्न अच्छा होगा, कोई ख़राब होगा। आप एक एनालाइज करेंगे, अपना एनालाइज करेंगे कि हाँ कौन सा अच्छा था, मैंने क्या गलती करी या मेरा अच्छा हो गया, मैंने अच्छा सिलेक्शन करा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी अनुभव हो गई। फिर उसके बाद में मान लिया आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे,
सुपर टेट के लिए तैयारी करेंगे। फिर आपके जो बिहेवियर में चेंज आएगा, जो बदलाव आएगा, जो पढ़ाई के लिए थोड़ा रुझान था, अब वो एक परीक्षा पास करने के बाद में आपके अंदर वो रुझान या वो मोटिवेशन 100% हो गया है कि अब तो बस एक परीक्षा, एक पायदान मैंने पार कर लिया है, दूसरा पायदान बस मेरे सामने है, उसको भी पार करना है। तो वो जो बिहेवियर चेंज हुआ आपका, वो जो व्यवहार परिवर्तन हुआ, तो ये इस तरह के जो पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 71, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई थी? सतत और व्यापक यानी कि कंटिन्यूअस और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा की गई थी? सीबीएसई बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, उनका आज 100 प्रश्नों का एक लक्ष्य है, उसको पूरा कराते हैं और ये प्रश्न कई बार रिपीटेड होके आते हैं। निबंधात्मक प्रश्न मैंने पूरा आपको चैप्टर, वो सीरीज़ आपको बता दी थी। निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से होते हैं? लघु उत्तरीय होते हैं, अति लघु उत्तरीय होते हैं और दीर्घ उत्तरीय होते हैं। तो 2 पूछे गए हैं, आप 3 होते हैं, उनमें से आप कोई से भी 2 लिख सकते थे। आंकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? किसी चीज़ का आकलन करना, उसको चेक करना, क्या कहलाता है? आंकलित मूल्यांकन। तो आंकलित मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य निर्धारित किसी शैक्षिक कार्यक्रम की योजना सामग्री समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने के लिए एक प्रक्रिया है। तो आंकलित मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं सबमिटिव मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? जो आपने पाया, जैसे जो आपने सबमिटिव का मतलब जो सत्र के अंत में जो प्रोसेस होता है वही आंकलित मूल्यांकन, वही योगात्मक मूल्यांकन, लगभग एक ही पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लीजिए। कोई भी शिक्षक मूल्यांकन करता पाठ्यक्रम की समाप्ति, मैंने क्या सबमिटिव की बात आ रही है, तो कोई भी शिक्षक मूल्यांकन करता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर शैक्षिक कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा सत्र की समाप्ति, यानी कि सबमिटिव कब होगा? जब सत्र अंत होगा। तो शिक्षा सत्र की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आंकलित मूल्यांकन, या हम इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखा है सबमिटिव मूल्यांकन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये आंकलित मूल्यांकन कहलाता है। तो इस मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को कक्षाओं में प्रोन्नत यानी कि नेक्स्ट क्लास में भेजा जाता है कि आप पास हो गए या फेल हो गए। आंकलित मूल्यांकन दीर्घकालिक निर्णय है, ये तुरंत या क्विक या रोज़ नहीं किया जाता, ये सत्र के अंत में किया जाता है। ठीक है, फिर से आ जाता है आपका क्रियात्मक शोध से प्रश्न। क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? तो क्रियात्मक शोध की कोई समयावधि नहीं है, ये चूँकि ड्यूरिंग टू सिचुएशन होता है, कि क्विक सिचुएशन भी होती है, 1 दिन में भी हो जाता है, 2 दिन में भी, 3 दिन में भी, जिस तरह की समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। तो पहले हमें समस्या डायग्नोस करने में जितना समय लगेगा, हो सकता है उसका समाधान करने में कुछ सेकंड लगे। तो इसलिए इसकी कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती है, 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार से छात्रों के लिए किया जाता है? निदान क्या करना है? निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना। बस आप कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी याद रखें तो आपको ज़्यादा बेहतर आसानी रहेगी। निदान जहाँ पे आए तो हमको डायग्नोस करना है। डायग्नोस क्या करना है? बच्चों की कठिनाई, चाहे वो शैक्षिक कठिनाई हो, चाहे वो मानसिक कठिनाई हो, चाहे वो विशेष कठिनाई का सामना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाना है, जिसके बाद में हमें क्या करना है? सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मूल्यांकन अभी आ चुका है, के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 3 आपको बता दिए गए हैं। ज्ञानात्मक, मैंने कई बार रिपीट कर चुके हैं, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम कॉग्निशन माइंड भी कहते हैं, और या फिर भावात्मक, ठीक है, इमोशंस जिसे कहते हैं, और या फिर कौशलात्मक पक्ष। तो 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर कौशलात्मक। नेक्स्ट आपका नवाचार। नवाचार की बात आती है तो मतलब न्यू करना, नया करना, क्रिएट करना। तो SHS भोला के अनुसार ये पूछ दिया गया है, आपको ना याद रहे कोई भी
जो कोई भी है उस किसी का भी पूछा जाए तो बस आप क्या करना है, आपको नवाचार पता होना चाहिए। नवाचार का मतलब नया क्रिएट करना। नया क्रिएट कैसे करेंगे? नवाचार एक विचार है, एक अभिवृत्ति है, एक कौशल युक्त यंत्र है जिससे दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने संस्कृति से पहले व्यापारिक रूप से अपनाया हो। कोई भी आ जाए, आपको लिखना वही है जो आपको याद है। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है? अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए या अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कौन कौन सी होती हैं अच्छे प्रमुख की विशेषताएं? प्रश्न की जो शब्दावली होती है संक्षिप्त हो, जो प्रश्न पूछा जाए वो बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर ना हो, जिसे कहते हो लेंथी ना हो, ठीक है। तो प्रश्न कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो और विचारोत्तेजक हो, यानी कि जो सेम टू सेम ना हो, उसमें आप कम से कम उस प्रश्न के ऊपर विचार कर सकें, इस तरह के हो। प्रश्न दुविधा ना उत्पन्न करे, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता आदि हो, ठीक है। तो ये कोई भी दो विशेषताएं जो हैं वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? बताइए आप। बहुत ही आसान प्रश्न है। बच्चे सक्रिय रहें, एक्टिव रहें और वो क्या करें, आपके साथ में कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन आपके साथ में बना रहे और उनको क्या हो, उनका ध्यान केंद्रित हो, उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़े, ठीक है। इसलिए बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं। फिर आगे आपका व्यापक मूल्यांकन। मैंने बताया बार बार, व्यापक का मतलब समेटिव, जैसे ही एक बार की बात है। व्यापक मतलब तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना। तो छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तीनों पक्षों का मूल्यांकन क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन क्या है, आप कई बार पढ़ चुके हो। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? एजुकेशनल मेजरमेंट। अभी मैंने सबसे पहला प्रश्न आया था शैक्षिक मापन। तो शैक्षिक मापन अभी मैंने बताया था आपको, गणितीय इकाइयाँ, जैसे कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम होता है, अंक प्रणाली होता है, ठीक है, और क्या होता है, स्केलिंग जैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सब शैक्षिक मापन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न करने का, फिर रिपीटेड प्रश्न, प्रश्न छात्रों को क्या करते हैं? ध्यान बनाए रखते हैं, उनकी भागीदारी, यानी कि बच्चा क्या रहे, एक्टिव रहे और आपसे वो क्या रहे, कनेक्टेड रहे और जुड़ा रहे। इसलिए हम प्रश्न बच्चे से करते रहते हैं। आप अगर, मैं जैसे अब पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर आप इन फ्रंट मेरे सामने होते तो मैं क्या करती, आपसे प्रश्न पूछती, एक खड़े हो आप खड़े हो, आप बताइए, तो मुझे लगता कि हाँ आप एक्टिव मोड में हैं। ऐसे तो आप फ़ोन चला करके सो भी जा रहे होंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या है, ये क्या कहलाती है? इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा क्या रहे, एक्टिव रहे, वो आपके साथ कम्युनिकेट रहे, जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं उसको सुनता रहे और समझता रहे, जिससे कि उसका जो मानसिक विकास है वो तेज़ी से बढ़ सके, उसका जो सोचने की शक्ति है वो उसमें शार्पनेस आ सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो निबंधात्मक होता है। निबंधात्मक में सिर्फ 3 आते हैं, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी। और जितने भी प्रश्न आए वो किस में आते? वस्तुनिष्ठ में। आप निबंधात्मक याद रखें कि वस्तुनिष्ठ अपने आप आपको याद आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है, शिक्षण के प्रमुख चरण या अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो शिक्षण के प्रमुख चरण कौन से होते हैं? शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण, शिक्षण का अंतः क्रिया चरण और शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले, अंतःकरण का मतलब बीच में और उत्तर का मतलब उसके लास्ट में। नेक्स्ट आपका शिक्षण और अधिगम का लक्ष्य क्या है? दोनों का ही लक्ष्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। क्या है?
शिक्षण और अधिगम दोनों का लक्ष्य बालक के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाकर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87। निरीक्षण के विभिन्न प्रकारों को बताइए। निरीक्षण किस तरह से होता है? सरल और अनियंत्रित पर निरीक्षण होता है और नियंत्रित निरीक्षण होता है। प्रश्नावली किसे कहते हैं? अभी आप देख चुके हो। प्रश्नावली में प्रश्नों का एक उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित सूची होती है, जो एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से अध्ययनरत जो समस्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं प्रश्नावली के अनुसार। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मुझे लग रहा है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो प्रतिबंधित प्रश्नावली होती है, एक होती है अप्रतिबंधित और एक होती है चित्रात्मक प्रश्नावली। चित्रात्मक प्रश्नावली, ठीक है। तो 3 तरीके के प्रश्न होते हैं। एक तो होते हैं प्रतिबंधित, एक होते हैं अप्रतिबंधित, एक होते हैं चित्रात्मक। अब आप इससे क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित से क्या मतलब हो गया? जैसे कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले प्रश्न आते हैं, एक शब्द में उसका उत्तर लिखो। जो इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो वो प्रश्न किस में आएंगे? प्रतिबंधित। उसमें सीमा है, एक लिमिट है। और एक अप्रतिबंधित, जैसे आप निबंध लिखिए तो उसमें कोई सीमा नहीं है। एक पेज उसमें लिखा होता है, हालांकि कुछ शब्दों 200 शब्द का लिखिए, 500 शब्दों का लिखिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 1 वर्ड टाइप के नहीं होते, तो वो कैसे कहलाते हैं? प्रतिबंधित प्रश्नावली कहलाती है। और जिसमें एक शब्द में लिखना है या रिक्त स्थान भरना है या ट्रू एंड फॉल्स करना है, उस तरह के प्रश्न क्या कहलाते हैं? प्रतिबंधित शब्द कहलाते हैं। और चित्रात्मक मतलब होता है जो फिगर्स बने होते हैं उनके थ्रू आपको बताना होता है। जैसे आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं, जैसे रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं उसमें क्या होता है, कुछ फिगर बने होते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि इसमें कौन सा सिमिलर नहीं है या कौन सा विभिन्न है, तो वो फिगर के थ्रू आपको निकालना होता है। जिसमें से चित्र बना हो या फिगर जैसा दिखाए तो वो क्या कहलाते हैं? चित्रात्मक प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 90। मौखिक परीक्षाओं का एक गुण बताइए। मौखिक परीक्षाएं कैसी होती हैं? इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है, सबसे सरल और सबसे आसान और सबसे कम खर्चीली होती है। मैं प्रश्न पूछूं, आप प्रश्न बता दो, बात खत्म। ना पैसा जाना है शासन का, ना गवर्नमेंट का जाना है, ना स्कूल का जाना है, और ना टीचर की मेहनत जानी है, ठीक है। उसको ना पेपर बनाना पड़ता है, ना उसको कॉपी चेक करनी पड़ती है, ना उसको रिजल्ट चेक करना बनाना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। निबंधात्मक परीक्षण के 2 गुण बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षण के कौन से 2 गुण हो गए? भाषा शैली के विकास में सहायक, भाषा शैली के विकास में सहायक, और लेखन शक्ति का विकास। तो 2 तरीके के प्रश्न कैसे होते हैं? निबंधात्मक परीक्षण के गुण होते हैं कौन से? भाषा शैली के विकास में सहायक होती है और लेखन शक्ति का विकास होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 92। क्या कह रहा है? निबंधात्मक परीक्षण के 2 दोष बताइए। गुण बताए हैं तो आपको दोष भी बताने पड़ेंगे। दोष तो आपको बहुत याद होंगे, दोष तो भर भर के आपके दिमाग में भी भरे रहते हैं। आदमियों के दोष देखता है इंसान, उसकी अच्छाइयाँ देखने के बजाय किसी की भी बुराइयाँ देखता है। तो दोष आप आराम से बता देंगे। निबंधात्मक प्रश्नों के कौन से दोष होते हैं? निबंधात्मक परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त उत्तरों का मूल्यांकन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। निबंधात्मक परीक्षाओं का आयोजन में काफ़ी समय लगता है, उनमें टाइम दिया जाता है। 2 घंटे का प्रश्न है, 3 घंटे का प्रश्न है, ठीक है। उसको जो प्रोसेस होता है वो जटिल प्रोसेस होता है और वो टाइम टेकन प्रोसेस होता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 93 प्रश्न नंबर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मुख्य या प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करना है तो कौन से हो गए? अभिज्ञान रूप पद और प्रत्यास्मरण, यानी कि रिकॉल करना जिसे कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 94। क्या है? निदान की प्रक्रिया में कितनी क्रियाएं होती हैं? फिर वही बात आ जाती, निदान क्या करना है? निदान का मतलब डायग्नोस करना है, छात्रों की कठिनाई को पहचानना है, छात्रों के स्वरूप और उसके जो नेचर है उसको पहचानना है, उससे संबंधित उसके कारणों का पता लगाना है, और उसके बाद में हमको क्या करना है? रेमेडी देनी है, हमको उपचार देना है, हमको उसको बच्चे को दवा देनी है, ठीक है।
नेक्स्ट 95 प्रश्न नंबर, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। आज पूरे 100 प्रश्नों का एक जो लक्ष्य था वो पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद में जो आपका पूरा एक ही सीरीज़ में आपको एक जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़ होगी वो आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी, जिससे कि आप 2 से 3 बार अगर देख लेंगे या सुन लेंगे तो आपको जो आपके एग्ज़ाम में आपको, मैं जैसा मानती हूँ कि आपको 100% तो आपको मदद मिलेगी। जैसा मैंने जिस तरह से समझाया है शायद आपको उसमें मदद मिल सके। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी टॉपिक या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अच्छा या बुरा फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी तरह का फीडबैक हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। चलते हैं प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है। व्यापक मूल्यांकन के कोई 2 महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। व्यापक मूल्यांकन के कोई 2 महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। तो 2 महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हो गए? एक तो वैयक्तिक और सामाजिक सहगुण यानी कि कोऑर्डिनेशन के साथ में, और छात्रों की अभिरुचियां यानी कि उनके इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन के 2 गुण हो गए, छात्रों का इंटरेस्ट हो गया, और वैयक्तिक यानी कि इंडिविजुअल जो सोशल उसकी गुण हो गए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97 क्या कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया मूल्यांकन की प्रविधियों के प्रकार बताने हैं, कोई 2 प्रकार। तो पहला क्या हो गया? रेटिंग स्केल हो गया, और दूसरा क्या हो गया? संचयी अभिलेख। ठीक, संचयी मतलब क्या होता है? कलेक्ट होना, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने अभी तक का, जैसे यूटी में जितने नंबर पाए हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल में जितने नंबर पाए हैं, वाइवा में जितने नंबर पाए हैं, जो आपने फाइल्स बनाई हैं, जो आपने सेशनल वर्क किया है, उनका जो कलेक्शन होता है इस तरह का, वो क्या कहलाता है? संचयी अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 प्रश्न, शिक्षण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? ये आपका प्रश्न पहले आ चुका है, मैंने अभी आपको ब्रीफ में भी समझाया था। पहले तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, फिर हम उससे क्या करते हैं? अनुभव लेते हैं, और उसके बाद में हम उसको इवेलुएट करते हैं यानी कि उसका मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है। ठीक है, कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है। प्रश्न नंबर 100, और ये लास्ट प्रश्न है आपकी सीरीज का, और ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की ये श्रृंखला थी। ये आपको, चाहे वो राजन का पब्लिकेशन हो, चाहे वो किसी और क्लास का पब्लिकेशन हो, लगभग प्रश्नों का जो ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संकलन है, ये लगभग सभी किताबों में सेम ही होता है, और इनको समझने की ज़रूरत है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप चीज़ों को समझेंगे तो स्वतः ही एग्ज़ाम पेपर में या एग्ज़ामिनेशन हॉल में अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएं। आप मेरी वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार सुनकर तो ज़रूर जाएं, जिससे कि आप अपने जो परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं उनको आप स्वतः ही सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आज चलते हैं। आज का ये प्रश्न नंबर लास्ट है, प्रश्न नंबर 100। और प्रश्न नंबर 100 कराने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो आपके आसपास जितने भी लोग आपके जानने वाले हों उनसे भी सब्सक्राइब करवा दें। और इसके अलावा जो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जो आपके साथ में डीएलएड कर रहे हों या किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें। चलिए, आज लास्ट और अंतिम प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? फिर से वही रिपीटेड प्रश्न आ गया। हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। डीएलएड पास करना आपका क्या है? उद्देश्य है। डीएलएड की परीक्षा जब आप देकर आएंगे, जब आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें जो आपकी कमियां होंगी, जो आपकी अच्छाइयां होंगी, वो सारी क्या होंगी? आपका अनुभव हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप जो तैयारी करेंगे वो क्या करेंगे? जो आपके बिहेवियर में चेंजमेंट आएगा कि नहीं, मैंने लास्ट ईयर जो है इंग्लिश में मेरे कम नंबर आए थे,
तो इस बार इंग्लिश है, संस्कृत है या मैथ है, उस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा या थोड़ी सी ज़्यादा और पढ़ाई करूंगा। तो वो क्या आया, वो आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो किसी भी तरह का मूल्यांकन करने के 3 अंग होते हैं। पहला तो आपका उद्देश्य होता है, दूसरा आपका अनुभव होता है जो आपने सीखा होता है, और तीसरा जो आपके बिहेवियर में चेंजमेंट आता है। तो चलिए, ये तो थी 100 प्रश्नों की, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़, और जिसका नाम ही मैंने रखा है उपचारात्मक सीरीज़। और शायद आपका, मैंने जो रेमेडी ली थी, मैंने जो आपका डायग्नोस आपको किया था, आपके ब्रेन को, आप लोगों को, तो उसकी रेमेडी एक तरीके से मैंने आपको दे दी है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।